बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं जवाद शमसी। आप प्रोग्राम देख रहे हैं पॉलिटिकल मैटर्स और चैनल है स्पेशल टीवी। मैं आज के प्रोग्राम में ख़ास तौर पे एक बात करना चाहता हूं कि कीमत कोई भी हो, लेकिन जब इंसान या कोई आदमी बिकता है तो वो 2 टके का नहीं रहता। अब आप देखें, पाकिस्तान के साथ इंडिया हमेशा से एक ऐसा रवैया रवा रखे हुए है कि वो नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन पाकिस्तान ने इतना सब्र किया है कि आखिरकार अल्लाह ताला ने फतह से सरफराज किया। अब फतह याब हो जाना एक अल्लाह की नेमत है। अब आप जब फतह याब होते हैं, जब फतह हासिल करते हैं, जब कामरानी हासिल करते हैं, अब वक्त आता है उसको संभालने का और अगली डायरेक्शन सेट करने का। मुझे नहीं पता कि मैं ये बात किस अंदाज से करूं, लेकिन इतना जरूर है कि हक जरूर है मेरा कि ये मैं सवाल जरूर उठाऊं। जब हिंदुस्तान ने ट्रंप को पुकारा, मोदी ने एक कॉल की, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, ट्रंप ने हेलो करके वो कॉल काट दी और उसके बाद दोबारा कॉल किया तो वो काफी देर तक लाइन पे नहीं आए। यकीनन इंफॉर्मेशन ली होगी पहले उन्होंने। जब इंफॉर्मेशन उनके पास पूरी आ गई कि पाकिस्तान ने तो हमला कर दिया है, जो मोदी साहब ने अपनी स्पीच में भी कहा कि पाकिस्तान ने तो हम पे हमला ही कर दिया, और वो बड़ी मज़ेका खेज बात थी कि आप हमारी तरफ अगर बारूद फेंकेंगे तो आप कैसे हमें तवक्को रख सकते हैं कि हम आपकी तरफ फूल फेंकें या हम गुलदस्ता लेके आपका इस्तकबाल करें। जवाब तो हमने देना था, वो दिया। और अब जब ट्रंप को ये पता चल गया, जब उसको इल्म हो गया कि जो पाकिस्तान है उन्होंने तो जंग शुरू कर दी है, अब या मरो या मारो वाली पॉलिसी है, तो उस वक्त ट्रंप ने इंटरवीन किया और सिलसिला शुरू हो गया बातचीत का। लेकिन मेरा मानना यह है कि यकीनन हमारे जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने बड़े बुर्दबारी के साथ, बड़े तहम्मुल के साथ और बड़े एग्रेशन में जो है काम किया। जो फजर के वक्त जो उन्होंने नमाज बाकायदा तौर पे पढ़ाई और उसकी इमामत की और उसके बाद जो है वो हमलावर हुए। और मैं समझता हूं कि उसके बाद जब फतह हुई तो यकीनन सब ने मिलकर फैसला किया होगा। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि हम बाकायदा तौर पे पहले जो है वो एक रिटर्न मुआहिदा इनसे लेते, फिर जंगबंदी का ऐलान करते। इसहाक डार साहब या वज़ीर आज़म साहब ने जल्दी में ये ऐलान कर दिया। अब देखते हैं कि हमें आगे जाके क्या कामयाबियां मिलेंगी या क्या मामला। तो मैं पाकिस्तान के लोकल पॉलिटिकल मामलात पे बात तो नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं ये ज़रूर करूँगा कि मुझे नहीं पता कि बानी पीटीआई के जो मुशीर हैं वो कौन हैं और क्या चाहते हैं और उनका जो अंदाज है सोचने का वो क्या है। अब जबकि हम फतह याब हो गए, अगर इसमें पीटीआई का भी कोई एक हिस्सा शामिल होता या बानी पीटीआई के हवाले से कोई पॉजिटिविटी आती तो यकीनन ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होता। और ट्रंप जो है वो अपना दौरा जो है सऊदी अरब और कतर का उनका मुकम्मल हुआ। अब डिक्लेरेशन भी आ गए, उसके ऊपर भी आज बात करेंगे। मेरे साथ इन मौजूआत पे बात करने के लिए मौजूद हैं, हमारे साथ ऑनलाइन होंगे इंतहाई ज़बरदस्त किस्म के, दबंग किस्म के जर्नलिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं जनाब इसार राना साहब। उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। मेरे साथ आज प्रोग्राम में होंगे। शुक्रिया राना साहब, आप हमारे साथ। और हमारे साथ मेरे आज के दूसरे मेहमान हैं जनाब अमीन ज़की साहब, पीटीआई के फाउंडर मेंबर्स में से हैं और इमरान खान के बड़े करीबी साथियों में से हैं, और मेरा बड़ा पुराना इनके साथ एक ताल्लुक़ है। और मैं समझता हूं कि एक इंतहाई बड़े ही अच्छे जो किस्म के ये पॉलिटिशियन है, जिस पोलाइट किस्म के और ज़िरक किस्म के, लेकिन पता नहीं इमरान खान साहब को मुशावरती टीम में इनको शामिल करने में क्या कबाहत थी। वेलकम करते हैं अमीन ज़की साहब को प्रोग्राम में जनाब। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुबीन काजी साहब, सुप्रीम कोर्ट के बेहतरीन वकला में से हैं और इनका ताल्लुक़ सियासी जमातों से भी रहा है। अब मैं बताना नहीं चाहता कि जी किस किस जमात से रहा है। यकीनन
एक बेहतरीन कानूनदान के साथ साथ ये सियासतदान भी है। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में मुबीन काजी साहब को। वेलकम काजी साहब। शुरू करते हैं जी मुबीन काजी से प्रोग्राम। मुबीन काजी साहब, मुझे बताइए कि जंग का आगाज हिंदुस्तान ने किया और यकीनन पहले ही दिन जब उन्होंने हमला किया था तो हमारे DGISPR ने कहा था कि आगाज तुमने कर दिया है, अब इख्तिताम इसका हम करेंगे और सही वक्त और सही मौका और सही जगह का तयन करेंगे। तो अब जब हो गया, पाकिस्तान ने 1971 के बाद डिफीट दी, जनाब फतह याब हुआ इंडिया से, तो आगे जो मामला बढ़ रहे हैं उससे आप किस हद तक मुतमईन हैं? ट्रंप की तरफ बाद में आते हैं। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया बुलाने का और आपको मुबारकबाद, आपकी पूरी टीम को, ये नए टीवी चैनल्स पे आपका ये नई वेंचर, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए, आपको और आपकी टीवी चैनल को, आपकी सारी टीम को। अल्लाह ने फ़तह से सरफराज फरमाया पाकिस्तान को, इसलिए, और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जब भी फतह हुई तो उस पर आजिज़ी इनकसारी को फॉलो किया गया, उसका इजहार किया गया और सजदे शुक्र बजा लाया गया। तो हम भी सब सजदे शुक्र बजा लाते हैं अल्लाह के हुजूर कि उसने हमें कामयाबी अता की। उसमें हमारी अफवाज, तीनों अफवाज हमारी, बरी, बहरी और फ़ज़ाइया ने तो दोबारा बहुत बड़ी तारीख रकम की जो पूरी दुनिया में पढ़ाई जाएगी। और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और हमारी पूरी अवाम और हमारी तमाम सियासी जमातें, सियासी क़यादत, आपने का लीडर का जिक्र किया जो अंदर था, जिसको एक्सेस नहीं थी, तो लिहाजा उसका रोल पॉसिबल ही नहीं था। तो लेकिन जितनी अवाम बाहर थी, आपने सबका शुक्र अदा किया, यूथ का ख़ास तौर पे शुक्र, जिस तरह पूरी यूथ ने, उसमें तमाम सियासी जमातों की यूथ थी और वो भी लोग थे जो कि यूथ में किसी सियासी जमात से नहीं थे। सब लोगों ने मेरे ख्याल में बैठ के, जो हुकूमत का बहुत दानिशमंदाना फैसला था कि ट्विटर बहाल किया और वो सोशल मीडिया बहाल किया, तो देखें कितना बड़ा रिस्पांस आपने दिया पूरी दुनिया में कि मीडिया की वॉर आप जीत गए। पूरी दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया और आपको जिन्होंने पाबंदी लगाई थी, आपने खुद आके उसी यूथ का शुक्रिया अदा किया और बहुत खराज तहसीन पेश किया उस रोल से जिसने मीडिया वॉर में आपको लीड किया। तो अब आपको एक चीज को जहन में रखना है आगे जाने से पहले कि ये अब एक कोल्ड वॉर की सिचुएशन चलेगी अब आपकी। अच्छा, अब ये रूटीन की वॉर्स नहीं है। आपने देख लिया इस दफा रूटीन की वॉर कि जहाज तक आमने सामने नहीं हुए, विजिबल नहीं थे एक दूसरे के लिए, लेकिन एक दूसरे की सरहदें भी नहीं क्रॉस की गई, लेकिन कितना खौफनाक अटैक एक दूसरे के ऊपर किए गए। शुक्र करें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने पाकिस्तान को इज्जत अता की और पाकिस्तान का पहला रिस्पॉन्स ही हमारा जो था वो इतना ज़बरदस्त था कि जो पहले स्टेज पे ही जो जहाज़ इंडिया के गिरे और इंडिया को अपने तमाम जहाज़ों को ग्राउंड करना पड़ा, तो वो अपने कामयाब नहीं हो सके। वो साइकोलॉजिकल हमें फतह पहली उसी वक्त मिल गई और उसके बाद जिस तरह का हमने रिस्पॉन्स 2 दिन अपना रेस्टोरेंट शो किया, पूरी दुनिया को दिखाया कि देखें हम अभी भी रेस्टोरेंट शो कर रहे हैं। लेकिन जब फिर इंडिया ने एग्रेशन किया तो फिर मुंह तोड़ जवाब दिया गया हमारी अफवाज पाकिस्तान की तरफ से। और हमारी पाकिस्तान की आवाम का जज्बा भी देखा, जिस तरह उन्होंने सड़कों पे और आके ड्रोन्स आवाम गिराने में लगी हुई थी असले के साथ, अपने प्राइवेट असले के साथ। तो ये एक ऐसी आगाज हुई है कि आइंदा ये इस किस्म की आपको रूटीन की वॉर्स नहीं होंगी, अब हाईटेक और साइबर वॉर्स होंगी। बिल्कुल ठीक है, उसके लिए तैयार होना पड़ेगा आपको आगे जाने के लिए। जहां तक आपने सीज फायर के मुआहदे की बात की, तो जब सीज फायर होती है वो देर एंड देन रोकी जाती है, उसका मुआहदा नहीं होता। उसके बाद जब जंग खत्म की जाती है उसके लिए मुआहदे होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन सेटल। अभी तो इनकी गुफ्तगू जारी है, जो इनके अपना राब्ते हैं वो जारी उसारी हैं और मजीद आगे जंगबंदी का इन्होंने फैसला किया है। एसआर राना साहब की तरफ चलते हैं, जकी साहब की तरफ बाद में आते हैं। एसआर राना साहब, मुझे बताइए कि इस वक्त क्योंकि आप बड़ी नज़र रखे हुए हैं और आपका हमेशा एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का तबसरा होता है और आप दोनों पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और नेगेटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर मुदल्लिल बात करते हैं, तो मुझे बताइए कि जंग बंदी के बाद जो कुछ होना चाहिए था, हम उस जो हमारे हक में बेहतर हो, हम उस तरफ जा रहे हैं या इंडिया टाइम गेन कर रहा है? देखिए, डेफिनेटली इंडिया ने तो टाइम गेन करना ही है
उसके पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है। उसके सारी कैलकुलेशन जो है वो गलत साबित हुई है, और इंडिया का वो इमेज जो दुनिया में एक इमर्जिंग पावर के तौर पे था वो बुरी तरह तबाह हुआ। वो तो सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन बनने जा रहा था। तो फिर एक तासुर ये बन गया था कि पाकिस्तान बहुत कमजोर गरीब मुल्क है, भारत बहुत ताकतवर है, उसकी टेक्नोलॉजी उसके वसाइल बहुत ज्यादा हैं, तो वो भी सारा तासुर खत्म हो गया। फिर इंडियन मीडिया का तासुर खत्म हो गया कि वो बड़ा पावरफुल है, वो कोई भी नैरेटिव बना सकता है, तो उन्हें हर मुहाज पे शिकस्त हुई है। अब पाकिस्तान में देखो कि जो हमारे जिम्मेदारान हैं उन्होंने देखना है कि हम जब अमेरिका इस सतह पे आ गया, पहली दफा मकबूजा कश्मीर को किसी बड़ी ताकत ने तस्लीम किया कि ये एक मुतनाज़ा इलाका है और ये इसकी वजह से मामलात खराब हो रहे हैं। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज है जिसे पाकिस्तान को कैश कराना चाहिए। लेकिन मैं अगर देखे, जंगें लड़ती है फौज, ठीक, और मुज़ाकरात की मेज पे बैठते हैं सियासतदान। तो मैं अगर ईमानदारी से नजर डालूं तो मुझे तो कोई सियासतदान हुक्मरानों में ऐसा नजर नहीं आ रहा है जो इतना कैपेबल हो कि वो सीट पे बैठ के नरेंद्र मोदी से डायलॉग कर सके या ट्रंप से डायलॉग कर सके। तो मुझे तो कोई नहीं नजर आ रहा। और नवाज शरीफ साहब का ये था कि जी वो हैं जरा इस लेवल के, तो उन्होंने तो इस बार जो कुछ किया वो तो अभी तक अचंभा है, समझ ना आने वाली बात है कि एक शख्स अपने आप को इतना बड़ा कदावर लीडर करार देता था, उसने एक लफ्ज नहीं बोला इस जंग के ऊपर, एक लफ्ज के जो है अपने मुंह से नहीं निकाला। अच्छा सर, और अब उसके बाद नवाज शरीफ किस कैपेसिटी में मुज़ाकरात कर सकते हैं? क्योंकि उनका भाई वजीर आजम है, वो उसको करने चाहिए। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ है, उसको करने चाहिए। इसहाक डार है जो डिप्टी वजीर आजम, उसने बात करनी चाहिए। अब ये कि अगर तो हमने अब भी फतह हासिल करने के बाद भी मुशर्रफ की तरह लेटना है, तो फिर हम 4 दिन बगले बजा लेंगे, फिर वो अपने मकासद हासिल कर लेंगे। जिस तरह से मोदी साहब की जबान जो है वो फिर चलना शुरू हो गई है, और आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी आवाम को, और फिर अगले दिन एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, पहले दिन उनके चेहरे उतरे हुए थे, अपनी फतह का ऐलान कर दिया। ये उनको मौका मिला है कि इस तरह के रवैये अपनी आवाम में दोबारा लेके जाएं और इश्तियाल अंगेजी फैलाएं। किस कैपेसिटी में अज़मा बुखारी कह रही है कि नवाज शरीफ ने इस जंग की सारी निगरानी की और उन्होंने क्या कहते हैं ऑपरेशन का फैसला किया, और उन्होंने ये सारा ऑपरेशन जो है वहां बैठ के किया जाती उम्रा में, वो किस कैपेसिटी में किया उन्होंने? ठीक बात कर रहे हैं आप। तो ये तो क्वेश्चन मार्क है इस पे। तो फिर ये किस कैपेसिटी के अंदर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सरकारी इजलासों में बैठते हैं। इवन ये कि अभी जो रिसेंटली सलामती कमेटी का इजलास हुआ हमारी, उसमें भी बैठे हुए थे, वो किस कैपेसिटी में बैठ रहे हो? तो मैं या तो उनको मिनिस्टर बना दें, तो या फिर उनको वजीर आजम बना दें। नहीं, वो बन नहीं सकते, उनके हाथ की लकीर मिट चुकी है वजीर आजम की ना। वो अब वजीर आजम नहीं बन सकते, और खास करके एस्टेब्लिशमेंट उनको अब तो बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही जब से ये आज जंग हुई है और नवाज शरीफ साहब ने बड़ी खामोशी इख्तियार की। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट उन्हें पसंद नहीं कर रही। ठीक। और उसके बाद जो उनके इर्द गिर्द के लोग हैं जिन्होंने उनको हीरो बनाने की कोशिश की कि नवाज शरीफ ने जंग जीती, उन्होंने प्लान किया, उन्होंने ये किया, ये भी एस्टेब्लिशमेंट ने पसंद नहीं किया। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब तो वज़ारत उज़्मा वगैरह भूल जाए, मरियम पे मेहनत करें कि उनको किसी तरह कर करा के वो वजीर आजम बना दें, क्योंकि पाकिस्तान में जो है ये मुल्क नवाज शरीफ जरदारी साहब का है। वो हुकूमत करेंगे, उनके बड़े हुकूमत करेंगे, फिर उनके छोटे हुकूमत करेंगे, फिर उनके छोटे हुकूमत करेंगे। तो ये खानदान 2-3 जो है इनके हाथ ही तो गिरवी रखा हुआ है मुल्क, कर लेंगे। मरियम साहब, अमीन जकी साहब को शामिल करते हैं जी साथ। राना साहब, अमीन जकी साहब, चूंकि आप इमरान खान के बहुत करीबी साथियों में रहे और आप जेल जाने से पहले भी आपकी एक मुलाकात हुई, उसके बाद मुझे नहीं पता कि आपकी मुलाकात हुई या नहीं हुई। मैं सिर्फ ये इस बैकग्राउंड को मैंने इसलिए अंडर डिस्कशन लेके आया हूँ कि बेशक वो लीडर आपका जेल में है, बेशक अपना वो सजा याफ्ता है, लेकिन पाकिस्तानी तो है।
जब आप जंग लड़ रहे होते हैं किसी भी दूसरे मुल्क के साथ, तो आपका कैदी, आपका सजा याफ्ता मुजरिम भी इस मुल्क का शहरी होता है, और एज एक्स प्राइम मिनिस्टर और एज इस मुल्क का सिटीजन वो उनका बिहेव करना और फिर बात करना इंडिया के खिलाफ बनता था, और यकीनन करना चाहिए था। और मुझे अफसोस इस बात का है कि अभी भी कुछ पीटीआई के ऐसे लोग जो शायद समझते नहीं हैं सियासी नॉर्म्स को और समझते नहीं हैं मुल्क के माहौल को, और मजीद मुश्किल में डालने के लिए इमरान खान को हमा वक्त वो तैयार रहते हैं। मुझे बताइए मुख्तसरन, फिर मैं आगे बढ़ूं, कि क्या ये जंग तो जीत ली, अब जिसको आप फॉर्म 47 का प्राइम मिनिस्टर कहते हैं वो इसका क्रेडिट भी ले रहा है, वो विनिंग स्पीचेस भी कर रहा है, वो बॉर्डर पे भी जा रहा है। अगर आप कुछ होश के नाखून लेते और आप अपने लीडर को जो है वो प्रोमिनेंट करते, बजाय इसके कि मैं वो जिक्र नहीं करना चाहता जिस तरह से अभी भी जो हमारी पाक फौज के पोस्टर्स लगे हुए हैं या उनके बैनर्स लगे हुए हैं, उनके चेहरों के ऊपर जिस तरह से चश्मा किया जा रहा है, वो कौन नाखलफ लोग हैं जो उनके चेहरे के ऊपर इमरान खान की तस्वीर लगा लगा के दरमियान में, और मैं तो समझता हूँ ये सख्त ज्यादती कर रहे हैं उसके साथ। तो मुझे जरा बताइए कि जकी साहब ये आपके नोटिस में है? ये जो तस्वीरों वाली बात कर रहे हैं आप, ये तो मेरे नॉलेज में नहीं है। बहरहाल इमरान खान जो हैं वो पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान के लिए उनकी बेबहा खिदमात हैं, जिससे नून लीग या पीपल्स पार्टी पीछे नहीं हटते। वो कहते हैं मतलब खेल के मैदान ले लें, वर्ल्ड कप उसने अपने लिए नहीं जीता था, वो पाकिस्तान के लिए जीता था और पाकिस्तान का फ़ख्र से सर बुलंद किया था उसने। फिर उसने जब सोशल वेलफेयर में आया, वो सोशल कामों में आया, तो उसने हॉस्पिटल बनाए। एक यहाँ लाहौर में शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया, और फिर पेशावर में, अब कराची में तकरीबन बन चुका है। तो वहाँ पे गरीब जो हैं, मतलब जो अपना इलाज कैंसर का नहीं करवा सकते, तो वहाँ गरीब लोग करवाते हैं। तो ये पाकिस्तानियत है ना, मतलब वो पाकिस्तान के रहने वाले हैं। तो अगर हम ये कहें कि वो इस वक्त जेल के अंदर बंद हैं, अब वो अंदर बैठ के वो क्या कर सकते हैं? यही कह सकते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे, हमारी फ़ौज को कामयाबियाँ दे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी फ़ौज ने 1971 का जो धब्बा था ना, वो धो दिया है। और इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान अंडर डिस्कशन है। बिल्कुल, जो पाकिस्तान की वो हालत हो गई थी विक्ट्री स्टैंड पे, मईशत की वजह से भी और वैसे भी के, लेकिन अब मईशत भी अल्लाह के फजल से बड़ी बेहतर हो रही है। और पाकिस्तान का इमेज, और इसके अलावा जो दूसरे ममालिक थे जो पाकिस्तान को कुछ समझते नहीं थे, वो भी अब बड़े देख के और बड़ी समझ बूझ के, बड़ा सोच समझ के वो पाकिस्तान के साथ बात करेंगे। इवन अमेरिका के सदर ट्रंप है, वो भी बड़े सोच समझ के बात करेंगे। तो ये पाकिस्तान की फ़ौज को क्रेडिट जाता है, और जनरल आसिम मुनीर को ख़ास कर, वो आर्मी चीफ हैं, और फ़ज़ाइया के चीफ को भी। तो इस तरह करके ये सारी फ़ौज मिलजुल के लड़े हैं, और अटैक सबसे पहले इंडिया ने किया है, ठीक, पाकिस्तान ने नहीं किया। और पाकिस्तान ने कभी भी पहल नहीं की, चाहे 65 की जंग हो, चाहे 71 की जंग हो, हमेशा इंडिया की तरफ से पहल हुई है। तो ये भी इंडिया की तरफ से पहल हुई थी, और हमारे कई आकबत अंदेश जो लोग थे पाकिस्तान के, वो कह रहे थे कि देखो जी पाकिस्तान की फ़ौज कुछ कर नहीं रही। 2-3-4 दिन यही एक होता रहा, और ये मतलब अच्छा नहीं था। बहरहाल उन्होंने बड़ी सोच समझ के, बड़ी हिकमत अमली से फ़ौज ने काम किया, और ख़ासकर जो सुबह के टाइम फजर की नमाज की अमामत कराई जनरल आसिम मुनीर साहब ने, और उन्होंने उस वक्त फैसला किया। और जिस तरह उनके इंडिया के एयर बेसेस को नुकसान पहुंचाया है, ठीक ठाक नुकसान पहुंचाया है, और वो इंडिया पीछे हटा है फिर। ठीक है, ठीक है। और इंडिया ने सबसे पहले रिक्वेस्ट की है साहब एक ट्रंप साहब से कि हमारा जंग बंदी करो। ठीक है, अब ब्रेक का चूंकि टाइम है, तो नाज़रीन ब्रेक पे जाने से पहले मैं ये बात ज़रूर करूँगा कि अब जबकि ट्रंप जो है वो मूव कर रहे हैं, वो जगह जगह जा रहे हैं, वो जनाब अमन की बात कर रहे हैं,
उनके पास एक मौका है। अगर कश्मीर का मसला वो हल करवा लें तो वो, अगर यूक्रेन और रशिया की जंग में वो फेल हुए, मैं तो यही कहूँगा अमेरिकन वो जंग बंदी नहीं करवा सके, बल्कि यूक्रेन उनके हाथ से जो है, जो यूक्रेन के सरबराह हैं वो भी उनसे पीछा छुड़ा गए। तो दीगर मामला भी आप देखें, फ़लस्तीन वाला मामला भी उनके ऊपर एक धब्बा है। अगर वो कश्मीर का मसला हल करा लें तो उसके बाद उनके कुछ विनिंग पॉइंट्स उनके पास आ जाएंगे। मुबीन काजी साहब, मुझे बताइए कि आपने इसार राना को भी सुना, अमीन ज़की को भी सुना। अब मैं आता हूं ट्रंप के ऊपर। मुझे बताइए कि ट्रंप साहब जो आए हैं वो जनाब, मैंने थोड़ा नोटिस किया है कि जब वो फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बने थे तो उनके रवैये या उनकी हरकत व सकनात कुछ और तरह की थी। अब मुझे कुछ सीरियस किस्म का ट्रंप नज़र आ रहा है। तो आप इस बात पे एग्री करते हैं कि जिस तरह से वो सऊदी अरब गए हैं और फिर उन्होंने शाम के मामलात में पाबंदियां उठाई हैं, फिर वो ईरान के साथ बात करना चाहते हैं, फिर वो अपना इंडिया को तरगीब दे रहे हैं और बार बार कश्मीर के इशू की बात कर रहे हैं, इस पे आपको क्या कामयाबी पाकिस्तान की नज़र आई है कि कश्मीर का इशू दोबारा जो उजागर हुआ है? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के लिए है और मौजूदा हालात में जिस तरह क्रिएट हुई है, और मेरे ख्याल ट्रंप की शख्सियत इस वक्त हमारे लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी कि एक तो वो नॉन कन्वेंशनल लीडर हैं, आम रूटीन के जिस तरह लीडर हैं, हिस्टोरिकली चले आ रहे हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट्स, उस तरह का नहीं है। एक डिफरेंट इंसान है, डिफरेंट अंदाज में सोचता है और जो सोचता है वो कह देता है और फिर अमल दरामद करने के लिए पूरा जोर लगाता है। तो वो एक तो उनकी अप्रोच जो क्लियर आई, जो उन्होंने स्टार्ट से कहा कि वो उनकी रवायत के पिछली दफ़ा में भी और अभी कि जंग, कोई नई जंग स्टार्ट नहीं हुई और जो जंगें हैं उनको रोल बैक करने, ख़त्म करने की कोशिश की। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है। और ख़ुद उन्होंने, ये नहीं है कि आपने उनको अप्रोच किया कश्मीर के इशू पे, ये इस न्यूक्लियर वॉर की सिचुएशन में जो पहुंचा है पूरी दुनिया, उसके ऊपर खुद दुनिया ने रियलाइज किया कि फ्लैश पॉइंट क्या है, कश्मीर। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने रियलाइज किया, बाकी वर्ल्ड लीडरशिप ने रियलाइज किया कि ये कश्मीर इशू रिजॉल्व करना पड़ेगा, वरना ये जंग के धाने पर रहेंगे, न्यूक्लियर वॉर हो सकती है। तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए और इसके लिए अब हमें एक तो पॉजिटिव रोल इसका प्रेसिडेंट ट्रंप का आ ही रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि हम कैसे एक्ट करते हैं, हम एज ए कॉम कैसे सामने आते हैं और इस जो कामयाबी हमें मिली है हम उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं। हमें मजीद कन्फ्रंटेशन में नहीं जाना चाहिए। हमें अल्लाह ने भरम रख लिया, हमें इज्जत मिली, इस भरम को कायम रखना चाहिए, बजाय कि किसी एडवेंचरिज्म के शौक में या ओवर कॉन्फिडेंट होकर मोदी साहब की तरह सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं आना चाहिए कि उन्होंने पूरी कौम का बेड़ा गर्क कर दिया अपना, तो मोराली डाउन कर दिया। तो पाकिस्तान को जो अपॉर्चुनिटी मिली है, ये भरम कायम रखे। और अब आगे इंडिया बहुत खतरनाक तरीके से आपके ऊपर आएगा। अब उसको, वो इस वक्त उसको अंदाजा पहले नहीं भी था, वो 65 का बदला 71 की सूरत में ले चुका है हमसे, उसको अंदाजा नहीं था कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या है। अब जिस तरह से हमने डिफेंस किया उनको इसका अंदाजा हो गया, वो पहले इसका तोड़ करेंगे और अब वो पाकिस्तान को ब्लीड करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आप उसको कैसे रोक सकते हैं? पूरी कौम को एक करके, तमाम कौम को, पॉलिटिकल लीडरशिप को आपको एक करना होगा। फोर्सेस, अवाम, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, मीडिया यकजा होकर इस जंग में लड़ सकते हैं, पाकिस्तान की हिफाजत कर सकते हैं। आपको नेशनल रिकंसिलिएशन की जरूरत है। नेशनल रिकंसिलिएशन कमीशन बनाकर तमाम इश्यूज को रिजॉल्व करें। सब लोग बड़े दिल का मुजाहरा करिए। बहुत बड़ा अच्छा मौका है ये, कि ये वो मौका है कि जिसपे हर एक बंदा एक एक स्टेप पीछे हट सकता है कि मैं जात के लिए नहीं हुआ, मैं इस वक्त कौमी सिचुएशन देखते हुए, यानी कौमी यकजहती को फरोग करें। और इसके लिए आपको, जो मैं इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी जिस तरह फौज लेजॉन कर रही है, एजेंसीज लेजॉन कर रही हैं, गवर्नमेंट लेजॉन कर रही है, तो ये ना भूलें कि क्रिटिसाइज तो मुख्तलिफ पार्टीज कर रही हैं, नवाज शरीफ साहब को भी और इमरान खान साहब को भी, लेकिन ये दोनों का स्टेचर इतना हाई है इंटरनेशनल लेवल पे कि ये आपका बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं। दोनों को पॉजिटिव रोल प्ले किया जाए। ये नहीं होता कि एक हॉक है, अगर एक चुप, जो आप बैकडोर डिप्लोमेसी करते हैं, तो बैकडोर डिप्लोमेसी में और जो पर्सनल इन्फ्लुएंस यूज किया जाता है, वो उन लोगों का इन्फ्लुएंस यूज किया जाता है जो फ्रंट पे इलेक्टेड उसका सिटिंग नहीं बैठे होते हैं, या जिन्होंने वो बड़के नहीं मारी होती, जिन्होंने इंडियन, जैसे जंदाल बिजनेसमैन, वो यूज हुआ
पहले भी कई दफा। इसी तरह मुल्क के जो आपके बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका बड़ा से होता है उस कंट्री के अंदर। कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट करता है, उसने अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योर करनी होती है, तो उन तक आपको रसाई हासिल करनी है। तो आपको इस वक्त कन्फ्रंटेशन में नहीं जाना। नवाज शरीफ साहब को भी आप उनको उस खामोशी को इस्तेमाल कर सकते हैं ना, कि अगर वो आप उसको मुज़ाकरात के लिए जाएंगे तो उनके इंडियन की हॉस्टिलिटी नहीं होगी। खान साहब का एक इंटरनेशनल इमेज है, इंप्रेशन है, पूरी दुनिया में उनकी बात की वेटेज है, आप उनको इस्तेमाल। तो ये दोनों बड़े लीडर हैं, जरूरी नहीं होता कि इलेक्शन कौन में जीता है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है। पॉलिटिकल स्टेचर जो है को रिप्रेजेंट करना है, पॉलिटिकल स्टेचर को आप इस्तेमाल करें और दोनों पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, और दोनों को आगे बढ़ के इस वक्त कोई ऐसी रिकंसिलिएशन करनी चाहिए। दोनों बड़ी शख्सियत है, मेरे ख्याल दोनों एक एक कदम आगे बढ़े और नेशनल रिकंसिलिएशन की तरफ कौम को लेकर चलें। अच्छा जी, एसआर राणा साहब, यकीनन ट्रंप जो है, मैं जो बार बार ये कह रहा हूं कि वो उसके अपने भी अज़ाइम होंगे, उसके अपने भी मफादात होंगे। यकीनन वो बिजनेस माइंडेड आदमी है, बिजनेसमैन है। जो शख्स अपने बाप के बिजनेस में जब वो यंग था, तो उस वक्त वो अपनी किताब एक लिखता है, उसमें लिखता है कि जब मैं इस मुल्क का प्रेसिडेंट हूंगा अमेरिका का, तो मैं अमेरिका को ठीक कर दूंगा। जो मुबीन काजी साहब ने बात की है कि वो जो मकसद हासिल करने के लिए वो चल पड़ता है, वो फिर हासिल करता है। अब आप देखें कि वो सऊदी अरब में बैठ के फ़लस्तीन के ऊपर भी सऊदियंस ने बात की है, शाम के ऊपर भी बात की है, ईरान की भी वहां पे बात हुई है, कतर में भी उसकी जो गुफ्तगू है वो तकरीबन अमन के हवाले से थी। तो अब कश्मीर का क्रेडिट जो है सुलह पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर के मसले के हल को उजागर करने में उसका कितना जो है वो क्रेडिट है, और क्या हल कराने में भी क्रेडिट होगा आने वाले वक्त में? पुप्पी का पुत्र नहीं है कि वो कश्मीर का मसला हल करा देगा, ठीक, या वो कोई हमारे इश्क में गिरफ्तार हो गया है और उसे रात को नींद नहीं आती तो कश्मीर का मसला हल करा देगा। मतलब उसको कोई जरूरत नहीं है। ठीक, असल मकसद ये है कि वो ये चाहते हैं कि कश्मीर को एक आजाद टेरिटरी करार देके वहां पे अक़वाम मुत्तहिदा की फौज बिठा दी जाए, और उस चक्कर में अमेरिका अपनी फौज वहां पे बिठा दे, ताकि वो काजी साहब, हम बात आप कर रहे थे, आप अपनी बात जरा जारी रखिए, तो फिर मैं अपना जकी साहब की तरफ चलते हैं। जी, जिस तरह ट्रंप का जिक्र हो रहा था, तो ट्रंप की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है नोबेल इनाम हासिल करना। तो वो ओबामा की तरह चाहते हैं और वो उसमें एफर्ट भी हैं, और मेरे ख्याल इस वक्त जिस तरह उन्होंने इंटरवीन किया है तो वो शायद हकदार हो भी गए हैं। तो वो अगर इस वाली सिचुएशन पे, जिस तरह राणा साहब ने भी कहा, देखें इंटरनेशनल ये जो हमारी सिचुएशन, हमारी जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है पाकिस्तान की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, इसकी वजह से चाइना ने हमारा, इस लोकेशन की वजह से, इसकी वजह से चाइना ने हमारे साथ फर्स्ट टाइम आके कितना फ्रंट पे आके डिफेंड किया और हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को और सॉवरेंटी को इंश्योर करने में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और उसने ये समझा कि अगर हम हिट होते हैं तो वो उससे चाइना की नेशनल सिक्योरिटी जो है वो खतरे में पड़ती है। इस तरह अगर अमेरिकन का इंटरेस्ट आता है, नजर आता है, वो बिजनेस को, ट्रेड को भी प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन जिस किस्म की उनकी स्ट्रेटेजी अभी तक आई है, तो वो ऐसा नजर आता है जैसे वो दुनिया के बाकी रीजन से अपने आप को रिस्ट्रेन करके डिवीजन की सूरत में जाना चाहते हैं कि ये वाला एरिया में जब हम अपने आप को लिमिट करें एक एरिया तक, दूसरे एरिया में एक सुपर पावर है वो कर रही है, रशिया का कुछ पोर्शन है, चाइना का कुछ पोर्शन है, कि एक दूसरे का कन्फ्रंटेशन ना हो, अलग-अलग रहें। लेकिन जहां तक कश्मीर वाले इशू में राणा साहब की बात में भी बड़ी वेटेज है कि उस पर बड़ी दुनिया की नजर है, लेकिन ये ज़हन में रखें कि चाइना की उससे ज्यादा नजर है। ठीक है, चाइना भी अपना राइट्स उधर प्रोटेक्ट करेगा, उसको पता है कि अगर कश्मीर के अंदर कोई ऐसी इंटरवेंशन होती है तो चाइना इफेक्ट होगा। पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान को तो बुनियाद बनाया जाएगा, असल जो निशाना है वो चाइना होगा। तो चाइना ऐसा जगह पर कोई ऐसा एक्ट नहीं होने देगा, वो प्रीएम्प्ट भी करता है, उसकी बॉर्डर पे उसकी साथ साथ सारे एरिया में फौज भी है, वो फौरी तौर पे जो है फौज मोबिलाइज करेगा। और वो जिस तरह इंडिया की भी कुछ स्टेट्स जो हैं जिसपे उनका डिस्प्यूट है, वो उधर भी आ सकता है फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर। और वो चाइना जो कश्मीर की सिचुएशन है, जिस तरह आपने देखा कि कारगिल में एक पहाड़ी पर आपने बैठकर पूरा इंडिया को और कश्मीर के पूरे एशिया एरिया को और सियाचिन को ब्लॉक कर दिया, डिवाइड कर दिया था। तो वो सिर्फ आपकी बहुत छोटी सी स्टेप है, आपने मूव करना है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो फिर चाइना और पाकिस्तान इकट्ठा मूव करेंगे और कश्मीर को फिर
अलग ठीक है, आजाद अच्छा, स्टेटस में लेकर अमीन आएंगे ज़की तो बड़ी साहब। इंपॉर्टेंट सिचुएशन होगी। ठीक ठीक, तो मैं आता हूं दोबारा। अमीन ज़की साहब, मुझे बताइए कि अगर कश्मीर का मसला तो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन अगर इस खित्ते के अमन की बात की जाए या इस खित्ते में ट्रंप का जो किरदार अभी इस वक्त उन्होंने किया है, तो जिस तरह से हम तो गुडी गुडी सारा देख रहे हैं ना कि जी ज़ाहिर है इंडिया ने अगर इतनी अटेम्प्ट की थी हमलावर होने की, तो उसके पीछे कोई अज़ाइम तो होंगे ना, कोई इंटरनेशनली कोई अपना उनका कहीं ना कहीं कोई राब्ता तो होगा ना, क्योंकि जिनके साथ उनका कोई सिलसिला बनता है। चूंकि राना साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है, तो राना साहब को हम जो है वो वहीं से वो शुरू करेंगे। जी राना साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी जी सर, वालेकुम। जी राना साहब, आप बात अपनी कंटिन्यू करें। अच्छा, मैं कह रहा था कि वो जो अमेरिका का ये एक बहुत पुराना खास है कि वो कश्मीर के इलाके को एक आज़ाद टेरिटरी करार देके वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा को बिठा दें और उस चक्कर में वो खुद जाके बैठ गए और चीन के ऊपर उनका एक चेक बन गया। ठीक, तो वो इसलिए उन्हें अचानक मकबूजा कश्मीर याद आ रहा है। तो ये अब पाकिस्तान और इंडिया को सोचना चाहिए कि ये ऐसा ना हो कि ये आपस की लड़ाई में खीर पकाई जतन से चरखा दिया जला, आके कुत्ता खा गया तो बैठी ढोल बजा, ये अमीर खुसरो साहब का था। ठीक। तो इस बेहतर ये होगा कि ये दोनों मुमालिक आपस में बैठ के अपने मसाइल और खास करके मकबूजा कश्मीर का मसला हल कर दें। अदरवाइज ये है कि ऐसा ना हो कि हमें दोनों को हाथ मलते हम रह जाएं और ये कोई और मामला बन जाए। बाकी रह गई ये बात, अभी क्या कहते हैं मेरे दोस्त जो थे वो कह रहे थे कि भी नवाज शरीफ और इमरान खान को मुबीन भाई आगे आना चाहिए। देखें, बात ये कि जब मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान को आप रिहा करें और उसके बाद उसको कहें कि वो पाकिस्तान का नैरेटिव लेके चले, तो उसके पीछे एक रीजन है। क्योंकि वो कहीं जाएगा तो लोगों को पता है कि ये अवाम का सबसे मकबूल लीडर है, और नवाज शरीफ साहब जाएंगे तो उन्हें लोगों को पता है, लोग बोले नहीं है, वो उन्हें ये ना पता कि दोनों जगह से हारे हुए और वो जबरदस्ती ऊपर बैठे हुए। और फिर ये कि बहरहाल मियां साहब को इस मौके के ऊपर बाहर आना चाहिए था, उन्हें खुल के पाकिस्तानी फौज की हिमायत करनी चाहिए थी, बयानात देने चाहिए थे। उन्होंने मसलहतन, अब भी मुझे पता है लोग जो मर्जी बकवास करेंगे, उनके कारोबारी मुफादात हैं और उनके मोदी से मामलात हैं, मैं इस बकवास पे नहीं जाता, लेकिन उन्हें एक पाकिस्तानी उसके तौर पे सामने आना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। तो मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो हाफिज कुरान हैं, और मैंने पढ़ा था कि फतेह मक्का के बाद ये हमारे फातह ग्रुप जो थे उनमें और आजिज़ी आ गई थी। ठीक। और उन्होंने माफी का ऐलान कर दिया था और एक पत्ता भी नहीं तोड़ा था। तो मुझे उम्मीद है कि ये मौका है, पीटीआई के सोशल मीडिया ने सोशल मैदान में जंग बदल दी। उन्होंने भारतीय नैरेटिव का बेड़ा गर्क कर दिया अपनी पाक फौज के साथ खड़े होकर, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर ये इस तरह कर सकते हैं तो हमें भी दिल बड़ा करना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान का मामला ही किसी की जाती ख्वाहिशों का तो मामला जी। है। अमीन ज़की साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है ना इसार राना साहब की, यकीनन मैं समझता हूं कि अगर पूरी दुनिया में झगड़े जो हैं वो ख़त्म किए जा सकते हैं बातचीत से, तो यकीनन पाकिस्तान में भी पॉलिटिकल जो है स्टेबिलिटी के लिए हमें बातचीत करनी चाहिए, और बातचीत के लिए तो कहा जा रहा है, यकीनन वो होगी। मैं इस पे बात नहीं करना चाहता, मैं फिर आऊंगा इंटरनेशनल इशू के ऊपर कि अभी जो ट्रंप का रवैया है वो आपको पाकिस्तान के हवाले से उसमें से क्या निकलता हुआ नजर आ रहा है, आपको क्या नजर आ रहा है? देखें, ट्रंप साहब की जब भी आप गुफ्तगू सुने ना, वो लगता है ऐसे जैसे लड़ पड़ेंगे। उनका बड़ा अग्रेसिव उनका लहजा होता है, लेकिन ये एक उनकी एक अलहदा उनका पहलू सामने आया है कि उन्होंने जिस तरह दोनों पाकिस्तान की और इंडिया की जंग बंदी करवाई, और फिर इस वक्त वो मिडिल ईस्ट का दौरा कर रहे हैं, और शाम के साथ मतलब उनके ताल्लुकात ठीक नहीं थे, उनको प्रेसिडेंट से बात की है, तो वो पाबंदी हटा दी ना जी, पाबंदी हटा दी, और अब वो इसी तरह जिस तरह कश्मीर का ईरान के साथ भी अब वो आगे बढ़ रहे हैं, कश्मीर का मसला भी वो हल करना चाह रहे हैं। उनके मुझे ये लग रहा है कि उनके जहन में है
कि दुनिया को एक अमन के साथ रहना चाहिए और एक दूसरे के साथ रवाबत रखने चाहिए, तजारती लेन देन ये वो, और अपनी आवाम जो कि गरीब है जिन मुल्कों में, अपनी आवाम का ज़्यादा ख्याल रखें। और मैं ट्रंप साहब को जब देखता हूँ कि यार इनका लहजा तो इस तरह होता है कि जिस तरह लड़ रहे हों, अगर मीडिया के सामने बैठते हैं तो मीडिया से लड़ रहे होते हैं, लेकिन इंटरनली देखें वो अपने अंदर उनकी ये ख्वाहिशें हैं कि यार अमन होना चाहिए हर जगह। जिस तरह आपने बात की यूक्रेन और रशिया की, जो इसार राना साहब ने बात की है ना माफ़ी की, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। जरूर। कि देखें 2 साल हो गए हमारे वर्कर पार्टी की सेकंड लीडरशिप जेलों के अंदर बंद है। ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ 9 ਮਈ करो? हाँ जी, इमरान ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ एमएम आलम ਦਾ जहाज तोड़ो? आपको किसने कहा था कि जी अपना जो हमारे आर्मी के एसेट्स हैं उनके ऊपर हमला करें? आपको किसी ने नहीं कहा था ना? तो अब आप माफी मांग लें। तो इसार राना साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा। यही बड़ा लीडर है ना हमारा, जो आपको पता है मेरी कितनी हमदर्दियां हैं भाई। अब माफी मांग ले 9 मई की। 9 मई से मेरी बात सुने, मेरी बात सुने जवाब आपकी सर, आपकी आमतन घोष है, फरमाइए फरमाइए। तो पहले साबित तो कर दें, आप साबित तो करें। वो तो कह रहे हैं कमीशन बना लें, वो तो कह रहे हैं कि जजों का कमीशन बनाएं और उसके अंदर साबित कर दें। सही। ऐसे तो किसी को नहीं ना सजा देंगे जी तुसी किसी ने पा दे जी तू कितना है, भाई साबित करे ना। आज यही बात है। अच्छा सर, ये भी जरा मुझे बताएं कि अब चलो मजे की गल है कि ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मजा आता है गल करन दा। आप जरा ये बताएं कि 9 मई किया पीटीआई ने, 10 मई कर दिया जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब मोहतरम आसिम मुनीर साहब ने इंडिया के साथ। तो इसको आप ये भी आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान में ये भी कोई हाथ हो गया खान साहब के साथ? नहीं, कोई हाथ नहीं हुआ। खान साहब के 2 ट्वीट जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं कि जेल में बैठा हुआ शख्स जो है वो मोदी को गाली दे रहा था और बाहर आजाद बैठा हुआ शख्स की जबान गूंगी हो गई थी। ठीक है, ठीक है। पीटीआई के सोशल मीडिया को डीजी ISPR ने तस्लीम किया कि उन्होंने हमारे साथ खड़े हुए। अब अता तारक ने तस्लीम किया कि हाँ वो हमारे साथ खड़े हुए। राना सनाउल्लाह ने तस्लीम किया कि वो हमारे साथ खड़े हुए। पीटीआई के सोशल मीडिया ने, इसमें मैं एग्री करता हूँ आपके साथ, बिल्कुल ठीक बात। तो फिर और क्या चाहिए कि एक शख्स जेल में बैठा हुआ 3 दफा मोदी को का नाम लेकर ट्वीट कर रहा है, 3 दफा उस पर बात कर रहा है और इंडिया में उसके खिलाफ गलीज किस्म का प्रोपेगेंडा नवाज के खिलाफ क्यों नहीं हो रहा? ठीक। और दूसरी बात यह कि ये 9 मई हम अपनी फौज के साथ खड़े, हम अपने शोधा के साथ खड़े, लेकिन ये क्लियर तो हो, ये कोई जंगल थोड़ी है कि हम किसी पे कहें भाई तूने किया तो तेरे पे पड़ गई। हमें साबित करना है कि ये हुआ और जो इसके जिम्मेदार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, वो चाहे कोई। अच्छा मुबीन का सब, चूंकि आप कानूनदान है तो अब किस तरह साबित करना है? वीडियोस तो सामने है, कमीशन बना दे। वीडियोस आपने कोर्ट में पेश नहीं की, यही तो सबसे बड़ा इशू। सुप्रीम कोर्ट ने मांगी तो वहां भी वीडियो दी थी। तो मेरे ख्याल में इससे आगे जाना चाहिए। 9 मई के बाद आप सर कामरान मसीह की तो वीडियो आ गई है। आप देखें कि सर जरा ये जरा बता दें, कामरान मसीह की तो वीडियो आ गई है ना। सुने, देखें जिस दिन 10 मई का वाकया हुआ, जिसने 10 मई किया, आपकी अवाम मारे या मिसाइल मारे, उससे आप आज बैठे हैं और कह रहे हैं उससे मुज़ाकरात करें। ठीक है। और वो जो एक चीज का इशू है उसके लिए आप कहते हैं नहीं सजा भी दे दो, पहले वो माफी मांगो। वो कहते हैं आप लोग मुझसे माफी मांगे, आपने मेरे पे डाला है। तो ठीक है, ये कहते हैं कि राना आप माफी मांगे, सुन रहे हैं। तो मेरे ख्याल माफी से आगे जाना चाहिए। माफ अच्छा, मुझे हाथ में माफ वो करता है। सारे इवेंट में ना, सारे इवेंट में चाहे इंडिया ने आपके ऊपर हमला किया, एक तो सबसे बड़ी बात थी कि कामरान मसीह वाला जो उन्होंने जिस तरह से उनकी तबाही मचाई और वो सलामती के साथ वापस आए, एक। और दूसरा मोदी का ये तकरीर में जुमला कि पाकिस्तान ने तो हमला ही कर दिया। अब जरा राणा साहब इसको तो डिफाइन कर दें जरा, ये दोनों चीजें, बाकी छोड़ें सियासत को। भाई ये देखें, जो ऑपरेशन था उसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है। और सिंदूर कहते हैं कि जो शादीशुदा औरत होती है उसके मांग में भरा जाता है, वो अलामत होती है कि ये शादीशुदा है। ठीक। मोदी ने तो भारत का सिंदूर उड़ा के उसको विधवा कर दिया। उसकी शक्ल देखें, ऐसे मोदी की ऐसा लग रहा था ताजा ताजा बेवा हुई है। और ठीक है ना, और जिस तरह वो कह रहा था कि हम पे ही हमला कर दिया, मुझे लग रहा था कि ये बेचारा जो है इसे नहीं ये जुमला जरा दोबारा हम जरा इसका मजा ले लें। वो हम पे नहीं कह रहा था, कहता पाकिस्तान ने तो हिंदुस्तान पे ही हमला कर दिया। हाँ, हिंदुस्तान पे हमला कर दिया। अब वो विधवा जो हो चुकी है, क्या कहते हैं,
और उसके माथे का सिंदूर उड़ चुका है। अब ये विधवा बहन ना करे तो और क्या करे, बेहतर होता कि विधवा को राफेल तैयारे के मलबे के साथ सती कर दिया जाता। ठीक है, ठीक। उसे आराम आ जाता। अच्छा, मेरे ना एक यहाँ पे बड़ा ही यंग प्रोड्यूसर है ओसामा, वो 3 दिनों से जब भी मेरे साथ उसकी गुफ्तगू होती है प्रोग्राम के हवाले से, तो वो बड़ा तपा हुआ है मोदी के ऊपर। तो मैं उसको कहता हूं कि एग्रेशन अपना निकालो, किसी तरह गुफ्तगू के जरिए निकालो, या इस तरह जिस तरह से मैं कोशिश कर रहा हूं कि अब हम कम से कम जितना हमारा हिस्सा है वो डालते चले जाएं। इस तरह मुझे बताएं कि हमारे हर नौजवान के लिए, क्योंकि प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, या हमारे जिस भी शोबा है जिंदगी में ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, वो किस तरह से अपना एग्रेशन निकालें और फिर हम बेशक सुलह सफाई की तरफ चले जाएं, ट्रेड भी करें, जो भी करें, लेकिन क्या अमल ऐसा हो कि हम कम से कम इत्मीनान के साथ आगे बढ़ें और इंडिया जो है वो कभी दूसरी दफा इकट्ठा ना कर सके। भाई देखें, फतह के जो उसमें सब गुम है, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मैं तो जरा, मुझे कोई अच्छा समझे बुरा समझे, मैं ये जाती तौर पे समझता हूँ कि अगर हमने फतह हासिल कर ही ली तो इसमें इतना पागल नहीं होना चाहिए। ठीक है। हमने अगर मोदी को जवाब देना है तो अपने मुल्क में डेमोक्रेसी लेके आए। हमने अगर मोदी को जवाब देना है तो इस मुल्क के अंदर कानून और आइन का अमल दरामद यकीनी बनाए। ठीक। अगर हमने मोदी को जवाब देना है तो इदारे अपने अपने डोमेन में काम करना सीखें। ठीक है ना, तो फिर हम मोदी को जवाब दे सकते हैं। वहां पे मोदी पे तनकीद हो रही है ना, वहां उनका मोदी मीडिया जो है मोदी के ऊपर इतनी तनकीद कर रहा है, तो कितने लोग उठा लिए गए अब तक, कितने लोग ऑफ एयर हो गए, कितने चैनल बंद हो गए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्होंने तो तबाही मचाई हुई थी चैनल्स के, सिर्फ चलो मचाई थी, वो तो फिर उन्होंने भुगत भी लिया ना। अच्छा काजी साहब, आप एक जुमला नाज़रीन के लिए, एक जुमला। भारतीय फौज सिंदूर लगा के आई थी, आपने तीसरे दिन सफेद साड़ी में वापस भेजी। ठीक है, अमीन जकी साहब। बिल्कुल जी, पाकिस्तान के अंदर अमन होना चाहिए, और सियासी जब तक यकजहती नहीं होती तो मुल्क का कौमी यकजहती को फरोग नहीं मिल सकता। बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि मेरे सामने रह रह के फलस्तीन भी आता है। हमने इतने दिन जो भारत के साथ जंग में गुजारे, यकीनन पहले अपना घर संभालना चाहिए और फिर किसी की मदद करनी चाहिए, लेकिन वो जो एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, अगर मैं उसको फॉलो करूं तो मुझे ट्रंप की तरफ देख के एक शेर याद आया, और मोदी की तरफ देख के, कि कितने मासूम हैं इस दौर के कातिल देखो, कितने मासूम हैं इस दौर के कातिल देखो, अजनबी बन के पूछते हैं ये कफन किसका है। आज तक के प्रोग्राम के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए, आपसे आइंदा प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।